आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ये समझना पड़ेगा। तो नाउ देखिए, अब फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अब फॉर्मल सेक्टर का अदर नेम भी होता है, बताओ क्या नाम होता है फॉर्मल सेक्टर का? ऑर्गेनाइज्ड, लिखा हुआ है अदर नेम फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, a particular organization in which क्या होंगे 10 and more than 10 people are working। तो देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, all the public sector established and those private sector established which enjoy 10 and more hired worker are called the फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। और इसके अंदर जो काम करते हैं हम उसको फॉर्मल सेक्टर वर्कर भी बोलते हैं। क्लियर है क्या डेफिनेशन? बस फॉर्मल सेक्टर की डेफिनेशन में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, 10 एंड मोर देन 10। यस और नो? अब इसके फीचर्स देखिए क्या होते हैं फॉर्मल सेक्टर के। फॉर्मल सेक्टर के फीचर्स वैसे ही होते हैं जैसे हमारा हमने देखा था रेगुलर वर्कर, वैसे ये सारे। देखो रेगुलर वर्कर की बात कर, these workers are entitled to social security benefit such as provident fund, ये सारी चीजें में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। These workers फॉर्म ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से फिर जब हम यूनियन बना सकते हैं तो फिर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है बताओ? ट्रेड यूनियन बना के, कोई भी यूनियन बना के बार्गेनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली किसी का को कम करवाना। हाँ, मतलब अपने अपने जो भी नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपनी कोई भी डिमांड पूरी कर सकते हैं बार्गेनिंग करके। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कलेक्टेड, अब इसमें डेटा दे रखा है कि 30 मिलियन वर्कर्स आउट ऑफ 437, ये जो डेटा है 9-12 का, एक मिनट, लेटेस्ट डेटा है 17-18। हाँ, ये देखो ये डेटा में डिफरेंस आ रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम वो देखते हैं ना वर्क फोर्स वाला डेटा, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ के हमने वर्क फोर्स का डेटा देखा था कि इंडिया के अंदर कितना वर्क फोर्स है। तो उसमें स्टार्टिंग देखा कि ड्यूरिंग 17-18 इंडिया हैड अबाउट 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दो डेटा दे रखा है, बट ईयर मेंशन कर रखा है। तो अगर 17-18 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये 471 दे रखा है, और यही इसी सेम एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखें तो ये 11-12 का डेटा दे रखा है आगे, और 11-12 का डेटा के अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है? 473 मिलियन। हाँ, तो ये जो डेटा है बच्चे, ये वाला, ये यहाँ पर से ईयर चेंज कर लेना, बाकी तो सेम आ रहा है ये। तो देखिए ये फॉर्मल सेक्टर सबको क्लियर है क्या बेटे? फॉर्मल सेक्टर के मीनिंग एंड फीचर्स जस्ट लाइक है रेगुलर वर्कर, वैसा ये सब कुछ। अब आगे चलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का अदर नेम क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अदर नेम भी पता होना चाहिए ना। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका वाइस वर्सा कर दो। एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच क्या होगा, जिसमें 10 से लेस देन 10 वर्कर्स आर वर्किंग, वो क्या होगा? तो एनी प्राइवेट एस्टैब्लिश्ड विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स आर कॉल्ड द इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एम्प्लॉयज वर्किंग इन सच एस्टैब्लिश्ड आर कॉल्ड द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर। अब यहाँ जो टर्मिनोलॉजी है वही कहा गया हमारे पास, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। सॉरी, इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। मतलब क्या मतलब हुआ, ये जो फॉर्मल सेक्टर, दो सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो अगर बढ़ रहा है, टोटल वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। तो रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। तो ये जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पूरा चैप्टर समझने के लिए पहले तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेजरली एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर है उसको और इजी करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम 4 मेजर इश्यूज पढ़ते हैं। बताओ कौन कौन से?
किसी को याद है? कल बताया था ना हमने कि एम्प्लॉयमेंट से हम मेजरली जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 4 इश्यूज हम पढ़ते हैं, उनमें से 101% Yes. टू इश्यूज जो 2 इश्यूज है वो आते हैं। हाँ बताइए। Sir, first the participation rate. हाँ, विच इज वेरी लो। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। Casualization. कैजुअलाइजेशन, Informalization. इनफॉर्मलाइजेशन, और वन मोर। Sir, सर जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस। देखो सबसे पहला था, मतलब हम इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 4 इश्यूज पढ़ रहे हैं और 4 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इश्यू है हमारे इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट उससे रिलेटेड की पार्टिसिपेशन रेट। तो इस पार्टिसिपेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ है, दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में कैजुअलाइजेशन, जिसमें पढ़ा था कैजुअलाइजेशन क्या होता है, और ये जो फोर्थ वाला है वो इन्फॉर्मलाइजेशन। तो इस तरीके से दीज आर द 4 इश्यूज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये कह भी सकते हैं कि ये दीज आर द 4 आर टारगेट स्टडी भी हमारा यही है बेसिकली। तो इन्फॉर्मलाइजेशन हो गया। अब इसके इनफॉर्मल सेक्टर के फीचर्स जस्ट अपोजिट होंगे फॉर्मल के। वो सारे फीचर्स देखो वही है कि दीज वर्कर्स आर नॉट एंटाइल्ड टू सोशल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये जस्ट लाइक इनफॉर्मल सेक्टर जस्ट लाइक है कैजुअल वर्कर्स। दीज वर्कर्स कांट फॉर्म द ट्रेड यूनियंस, तो इसलिए उनकी वीक बार्गेनिंग होती है, वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसका डेटा जो है वो क्या है, वही जो रिमेनिंग, अगर मान लो हम कहें कि 30% क्या है फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो बाकी कितने परसेंट आ गए इसमें? सॉरी 6%। अगर 6% इसमें काम करते हैं तो बाकी कितने आ गए? 94% कहाँ काम करते हैं? informal. और ये तो इन्फॉर्मलाइजेशन है। तो अब आप देखो इंडिया के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो चैप्टर है बच्चे, वो आपके लिए केवल नॉट फॉर ओनली 12th क्लास और फॉर गेटिंग गुड मार्क्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। जैसे भी आपको इस चैप्टर से पढ़ने से पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो क्वालिटी है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन से सेक्टर में उसका क्या नेचर है, क्या क्वालिटी है, ये सब आपको पता लग रहा है। तो अब आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपको किस सेक्टर में आने वाले सेक्टर कौन से बूमिंग सेक्टर होंगे, ये भी आगे आएगा। तो इस तरीके से आप आफ्टर 12th कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज करके कुछ नहीं होने वाला। अभी जो प्रेजेंट जो भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी जो सेक्टर ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्सेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो सस्टेन भी रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, वही आप अनएम्प्लॉयमेंट की जो लाइन में जाके खड़े हो जाओगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत आगे भी काम आएगा, आपको अपने करियर को प्लानिंग करने के भी काम आएगा। तो इस तरीके से ये इसके फीचर्स हो गए ना। अब ये सब बस करना तो ये टेबल ही था हमारे को फाइनली, द टेबल डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे कर देंगे, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सेकंड वर्कर्स, कि इसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। सोशल बेनिफिट, ये पता है आपको कि फॉर्मल सेक्टर मिलता है, उसमें नहीं मिलता है। ट्रेड यूनियन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। डेटा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और एग्जाम्पल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है सर, तो इसमें भी कौन कौन से डेटा याद रखना है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में? बस यही मेन डेटा है कि टोटल वर्कफोर्स का डेटा तुम्हें पता ही है कितनी है टोटल वर्कफोर्स। कुछ बेसिक डेटा तो देखो याद रखना है, ये टोटल वर्कफोर्स कितनी है। अभी इसका भी 2 डेटा, 473। इसके भी 2 डेटा हो गए। एक तो हो गया कि 2011-12 के अकॉर्डिंग तो कितनी है 473, और 17-18 के अकॉर्डिंग कितनी है 471। अब 17-3 की बात करें तो यहाँ वही है 473 के अकॉर्डिंग, अगर सॉरी 30 मिलियन का मतलब वो 6% होता है टोटल का। 30 मिलियन मतलब 6% होता है। और बाकी रिमेनिंग क्या है, इन्फॉर्म। तो ये डेटा याद रखना बस, ठीक है। यस ना ये डिफरेंस में कोई डाउट है? किसी को बोलो बच्चे फटाफट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल। नो सर। बहुत इजी No, टॉपिक sir. है। अगर ये क्वेश्चन No, आता sir. है तो ये आपकी लॉटरी है, क्योंकि ये बहुत इजी है। फॉर्मल इनफॉर्मल और डिफरेंस जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा था रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स, वैसे ये सब कुछ ना। अब देखिए ये क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों को मैंने यहाँ
डाल रखा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट इसमें, रीजंस फॉर डिक्लाइन द एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर। यहाँ फिर बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर वो आंसर नहीं लिख पाते। वो डायरेक्ट वाले तो कर लेते हैं, बट ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाता है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है रीजन का, एक जो है ना ये वाला क्या, ये आया हुआ ऐसा बोर्ड में, जहाँ तक मेरे को पता है अपने स्कैनर में देखेंगे। ये वाला जो टॉप, ये वाला एज इट इज, ये क्या है, एनसीईआरटी की एक लाइन है, जिसको एज इट इज क्या करते हैं, लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमा में और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये पूरी की एज इट इज आ जाता है कि बार ये वाला भी आ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाल दिए जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रीजंस फॉर डिक्लाइन था फॉर्मल सेक्टर। तो इसमें सबसे पहले देखो रीजन क्या है कि फॉर्मल सेक्टर जो है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन देखो, कीवर्ड मार्क कर लो, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन दोनों एक ही बात है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप कीवर्ड मार्क कर लो प्राइवेटाइजेशन। अब आपने देखा है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वजह से फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। गवर्नमेंट वाले जो भी सेक्टर्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट डे बाई डे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक रीजन ये आ गया। देन उसके बाद में सेकंड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीजन है कि एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर टेंड टू शिफ्ट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो एक रीजन ये भी कीवर्ड ये मार्क कर लो। और थर्ड क्या हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी द फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग। तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो इटसेल्फ इज नॉट ग्रोइंग, क्योंकि अपने आप में वो ग्रोथ ही नहीं हो रही उसके अंदर। तो ये भी एक रीजन होता है। तो ये 3 रीजन आप मार्क कर लीजिए। तो ये आ सकता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर। आई होप ज़्यादा कुछ समझाने के लिए कुछ है नहीं, यस और नो? यस सर। ओके, अब उसके बाद फिर आ जाओ, ये डेटा तो हमने कर ही लिया, ठीक है। तो ये डेटा तो डेफिनेटली हमारा हो ही गया है कि टोटल वर्कफोर्स कितनी था, कितना परसेंट, ये सारा हमने कर ही लिया ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये है कि सिंस द लेट 70s मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया स्टार्टेड द पेइंग अटेंशन द एंटरप्राइजेस द वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे को बात क्लियर हो गई कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, उसमें इवन डिक्लाइन हो रहा है, तो और गवर्नमेंट उसको कर भी नहीं पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद ही प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सब कुछ कर रही है। तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचा? गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बचा कि जो फॉर्मल सेक्टर है उस पर फोकस किया जाए। फोकस का मतलब उसको इसमें कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसमें ऐसी गाइडलाइंस और वो सारी चीज़ें की जाए ताकि जिसकी वजह से कम जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो और उनको उस धीरे धीरे उस स्टैंडर्ड पे लाया जाए ताकि वो फॉर्मल सेक्टर के लेवल पे लेके आया जाए। तो गवर्नमेंट ने अब क्या कर रहे हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चे, हम इतना क्यों इसमें फोकस कर रहे हैं। एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? डेवलप कंट्री, बैकवर्ड कंट्री। डेवलप कंट्री में फॉर्मल सेक्टर बहुत अच्छा होएगा, पर डेवलपिंग कंट्री में मेनली इनफॉर्मल सेक्टर ही प्रिवेल करेगा। और कोई? सर एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स। देखो हमने आउटसोर्सिंग में पढ़ा था कि यूएसए जो है आउटसोर्सिंग को अपोज करता है। भाई लेबर कम है उधर फैक्ट्रीज और सब कुछ है। नहीं अपोज करता है आउटसोर्सिंग को, प्रमोट मैं कह रहा हूँ कि अपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है अपोज? इसका रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है कि जाता है वहाँ, सर एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कम हो जाता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ का मतलब, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहाँ देखिए क्या है, वहाँ सबसे मेन चीज क्या होती है कि आप यूएसए इसलिए करता है अपोज, मेन रीजन है कि अगर जैसे आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि वो सस्ते में काम हो जाएगा। इंडिया जैसी कंट्री में वो कंपनी वही काम बहुत सस्ते में करवा लेगी। तो अगर वो सस्ते में करवाएगी तो फिर वो कंपनीज क्या करेगी, डोमेस्टिक कंट्री में वेज रेट कम कर देगी, और फिर वेज रेट कम कर देगी तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब डाउन हो जाएगा। तो फिर वो डेवलप कंट्री कहाँ से रहा? तो डेवलप कंट्री रहने के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा,
आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपको क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी वेज रेट सब आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आज यूएसए में देखो, वहाँ वो इसलिए डेवलप कंट्री है क्योंकि वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। लिविंग स्टैंडर्ड क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ लोगों को अच्छा जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें अच्छा रेम्यूनरेशन, अच्छी सैलरी, अच्छे बेनिफिट, सब कुछ अच्छा मिलता है वहाँ। और वहाँ तो मालूम है, आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ कोई वर्क का डिफरेंस इंडिया जैसे नहीं है कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, इतना डिफरेंस है सैलरीज में। वहाँ डिफरेंस होता है बट बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है। वहाँ आपने देखा होगा कोई भी वेटर का काम कर लेता है, कोई भी पियोन का काम कर लेता है। मतलब वहाँ बेसिकली क्या होता है, इतना डिफरेंसेस होता नहीं वेजेस के अंदर। मतलब एक होता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बट बाकी इतना इंडिया जैसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, बहुत ही कम सैलरी दी जाती है। तो डेवलप कंट्री होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, आपको वेज रेट बढ़ानी पड़ेगी, आपको क्वालिटी, नेचर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया कह रहा है ना कि भाई हमें डेवलप होना है, अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, अब 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, फिर डेवलप कंट्री बनेंगे। तो इंडिया को डेवलप होने के लिए ये फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, के साथ साथ जो वेज रेट है, जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर, क्वालिटी, ये सब इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया क्या हो सकता है, डेवलप कंट्री हो सकता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पे फोकस बढ़ा रही है कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर नहीं बढ़ा पा रहे तो कम से कम जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोकस कर रही है। और आपने देखा होगा इस बजट के अंदर भी आप देखना, गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। और उसके अंदर ये इंसेंटिव्स दिए कि भाई आप अगर इतने से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ये ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट आप देखोगे तो उसमें बेसिकली केवल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और प्राइवेट और इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो देखो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्यों फोकस कर रही है। सबसे पहला, एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग। तो भाई इनफॉर्मल सेक्टर पे गवर्नमेंट क्यों फोकस करना चाहती है? तो सबसे पहला रीजन आ गया इनफॉर्मल। की क्वेश्चन ये कह रहा ना कि वाई गवर्नमेंट इज इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया मोर एंड मोर फोकस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो गया कि यहाँ फॉर्मल सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है या उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो एक तो रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन जो आ गया वो क्या आ गया कि वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज इन द फॉर्मल सेक्टर आर नॉट गेट रेगुलर इनकम। उनको रेगुलर इनकम नहीं मिल रही, परमानेंट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर इंडिया कभी डेवलप कंट्री हो ही नहीं सकता। फिर दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर पे कोई प्रॉपर रेगुलेशन और प्रोटेक्शन है ही नहीं, जब चाहे जब उसको उठा सकता है ये। तो गवर्नमेंट उस पर क्या करना चाह रही है, ऐसे लॉज एंड प्रोटेक्शन लेके आ रही है ताकि गवर्नमेंट जॉब की तरह उसमें सारे बेनिफिट और सब प्रोटेक्शन मिले। वर्कर्स आर डिसमिस विदाउट एनी कंपनसेशन। मतलब पहली बात, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और सिक्योरिटी भी के साथ साथ उनको बिना कंपनसेशन के भी हटा देते हैं, उनको पैसा भी नहीं देते, बिना पैसे दिए हटा देते हैं। तो ये सारे से रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है, बेसिकली इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से फिर पूरा इंडिया ही में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट, टेक्निकल यूज़ इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो एक है ना रीजन हो गया। देन उसके बाद में वर्कर्स आर दिस सेक्टर लिव इन द स्लम्स एंड द स्कैटर्ड। मतलब वो क्या होता है, यूनियन नहीं बना पाते, स्लम्स में रहते, पुअर है इकोनॉमिकली। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इंडिया को डेवलप करना है, अगर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का इस पे फोकस बढ़ रहा है, बट हालांकि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ना उसकी कोई इतना स्पीड नहीं है, ना गवर्नमेंट का इतना फोकस नहीं है। बट अल्टीमेटली मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि इसको इनफॉर्मल सेक्टर को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि जिस वजह से कि एक अच्छे लेवल पे फॉर्मल सेक्टर के लेवल पे लेके आना पड़ेगा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया क्या? यस और नो? अब ये जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आती है 90% क्या 99% बच्चे घबरा जाते हैं कि यार इसमें क्या आंसर लिखेंगे, क्या लिखें, कुछ भी नहीं लिख पाते हो। तो इसलिए बच्चे हमेशा क्या करते हैं, पूरी साल एक अपना कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, यार फॉर्मल इनफॉर्मल उनका डिफरेंस ये तो आता ही है ना मेरे को, बस अब एग्जैक्टली वो एग्जाम में आएगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत ईजी है।
तो अगर एग्जाम में आता है तो फिर मान लो इन दोनों में से कुछ आ गया, रीजन में से, एस में से, तो वो तो आउट हो गए, पूरी साल पढ़ाई बेकार चली गई। तो इस तरीके से आपके साथ तभी तो होता है ना कि आप जो पढ़ के जाते हो आता नहीं, और जो आता है वो आप पढ़ के जाते नहीं, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए हो जाती है बेसिक। तो आई होप ये क्लियर है क्या? यस और नो? बोलो अच्छे। Yes, sir. Clear. नो, अब उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट ओइंग द एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी बेसिकली इंडिया के ऊपर प्रेशर है, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक हमारा हो गया। नाउ अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। तो एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो एक बार कोई बता सकता है कि हमने एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या मेजर हेडिंग पढ़ी? बिना देखे बता सकता है कोई? एम्प्लॉयमेंट में मेजर हेडिंग क्या क्या पढ़ी हमने? सबसे पहला Participate. अब तक की क्या पढ़ा ये बता दो आपको। अब तक की हमने मेजर हेडिंग क्या पढ़ी? सबसे पहले क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। यस, The basic concepts, introduction. वो बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, 11 जो टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ा। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ द वर्कर। यस, Yes, sir. With 3 different फिर tables. पार्टिसिपेशन रेट आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स आ गया, फिर ग्रोथ एंड Job स्ट्रक्चर आ growth. गया, और फिर ये इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर आ गया। इस तरीके से ये सारा हमने ये सब अब तक